हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर की कुछ टॉप 10 क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में देखे जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे करूंगा रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं, ये जो है पार्ट 2 है, पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक दूसरे के समांतर चल रहे दिष्ट धारा शंट जनित्र से भार को दूसरे में विस्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या है। देखिए साथियों, समांतर प्रचालन में चल रहे दो शंट जनरेटर में एक जनरेटर से दूसरे जनरेटर पर भार को विस्थापित करने के लिए उनके जो फील्ड होता है उनका नियमांक को संयोजित करके ही किया जाता है। अब इसमें जो हमारा सही ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। देख सकते हैं कि उनके क्षेत्र धारा नियमांक अर्थात रियोस्टेट को संयोजित करना के द्वारा हम इसको आसानी से सरल तरीका बता सकते हैं और यहाँ पर कर भी सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि दिष्ट धारा जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया खाली स्थान द्वारा निर्मित होती है, आर्मेचर कंडक्टर या उनकी क्षेत्र धारा के द्वारा या आर्मेचर की धारा या क्षेत्रपोल कुंडली। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, आर्मेचर की धारा के द्वारा। कैसे, देखिए दिष्ट धारा जनित्र में आर्मेचर जो प्रक्रिया है वो आर्मेचर में भार धारा द्वारा ही प्रभावित होती है। और आर्मेचर जो प्रक्रिया होती है इसके दो घटक होते हैं, पहला आपका हो जाता है क्रॉस मोनोटाइजिंग और दूसरा आपका हो जाता है डीमोनेटाइजिंग। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें पूछा गया है कि एक दिष्ट धारा अर्थात डीसी मशीन में ब्रश का स्फुलिंग का सबसे संभावित कारण क्या है। मतलब कि स्फुलिंग होने का सबसे यहाँ पर संभावित कारण क्या हो सकता है कि इससे हो सकता है। देखिए ब्रशों में जो स्पार्किंग होती है उसके प्रमुख कारण होते हैं, और उसमें आर्मेचर में खुली कुंडली और ख़राब जो इंटरपोल्स होते हैं, और क्या कह सकते हैं कि उसमें गलत ब्रश की स्प्रिंग जो होती है उसके दाब भी हो सकते हैं। तो इस तरह इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डीसी मशीन में ब्रश कार्बन के बनाए जाते हैं जिसमें स्फुलिंग जो होती है वो कम होती है कार्बन के बनाने के कारण। तो डीसी मशीन में ब्रशों को ही हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर पर लगाते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें पूछा गया है कि दिष्ट धारा जनित में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में प्रमुख रूप से क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए दिष्ट धारा जनित में डीसी अर्थात डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तन जिसको कम्यूटेशन बोला जाता है, इसकी प्रक्रिया में जो मुख्य रूप से चुंबकीय उदासीन अक्ष होता है जिसको मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस बोला जाता है, उसको पार करने पर ही आर्मेचर कुंडली में धारा क्या होती है, व्युत्क्रमित हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कॉइल धारा का उल्टा मतलब कि उलटना जो कि आपका होता है, और कम्यूटेटर में ब्रश की सहायता से इसको हम आसानी से कर भी सकते हैं, उलट भी सकते हैं, तो उसको भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि चुंबकीय उदासीन अक्ष अर्थात एमएनए को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा व्युत्क्रमित होना। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा मशीन का आर्मेचर खाली स्थान से बना होता है। जो उसका आर्मेचर होता है वो किस चीज़ का बना होता है। देखिए साथियों, दिष्ट धारा मशीन में अर्थात डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और एक और बात यहाँ पर, एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है, मतलब कि हमेशा घूमने वाला भाग होता है। एक और पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आर्मेचर में जो स्लॉट बने होते हैं जिसमें आर्मेचर कोर जो पंचिज की जाती है, मतलब कि पंचिंग जो की जाती है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग ही की जाती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट एक और नोट कर लीजिएगा कि जो आपका आर्मेचर कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन द्वारा बनाया जाता है, ताकि जो ईडे करंट लॉस है अर्थात जो भंवर धारा हानि है वो कम किया जा सके। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर
26 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि दृष्टिधारा शंट जनित का मुख्य दोष क्या है। इसमें इसका मुख्य दोष पूछा गया है। तो देखिए इसमें बहुत सारे दोष होते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए दृष्टिधारा जो होता है आपका शंट जनित जो होता है अर्थात शंट जो जनरेटर होता है उसका मुख्य दोष है ये होता है कि लोड के साथ टर्मिनल का जो वोल्टता है वो क्या होता है उसमें कमी देखने को मिलता है, मतलब कि थोड़ी सी कमी आती है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है कि भार के साथ टर्मिनल वोल्टेज में थोड़ी कमी आती है। तो ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पी पोल की संख्या है तो किसी समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको। देखिए यदि इसमें दिया गया जेड, मतलब कि जेड इसमें क्या है आर्मेचर है, और आगे कह रहा है कि कंडक्टर की कुल संख्या, यहाँ पर लिखा भी गया है कुल संख्या, और पी मतलब कि पी क्या है इसमें पोलो की संख्या है। तो कह रहा है कि किसी समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी। तो इसका पूरा यहाँ पर सूत्र हो जाता है किसी आर्मेचर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की जो संख्या का सूत्र होता है जेड अपान पी। क्या होता है जेड अपान पी। अब इसमें देखिए जेड अपान पी दिया गया, लेकिन इसमें हमारा कौन सा मैच करा है डी मैच करा है। अब यदि आगे भी पूछा जाए कि लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या यदि ए है तो मशीन में पोल्स की संख्या किसके बराबर होगी, कि आपका ए बराबर पी हो जाता है। क्या होता है ए बराबर पी हो जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये किस में हो गया लैप वाइंडिंग में हो गया। और यदि आपसे वेव वाइंडिंग में पूछा जाए तो आप कहेंगे कि वेव वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या ए हमेशा 2 होती है, चाहे मशीन कितने भी पोल्स की क्यों ना हो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी हो जाता है, लेकिन वेव वाइंडिंग में क्या हो जाता है वेव वाइंडिंग में आपका ए बराबर 2 हो जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक मशीन के कोर, ठीक है, एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण का उपयोग खालिस्तान को कम करने के लिए किया जाता है, मतलब किसको कम करने के लिए किया जाता है। देखिए साथियों एक मशीन के जो कोर होते हैं उसके लिए पटलित, मतलब कि पटलित का मतलब क्या लेमिनेशन जिसको आप बोल सकते हैं। तो लेमिनेशन का उपयोग भंवर धारा हानि अर्थात ईडे करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको ऊपर बताया कि डीसी मशीन में आर्मेचर कोर को लेमिनेशन जो होता है वो आपका सिलिकॉन स्टील द्वारा किया जाता है। और इसकी यदि मोटाई की बात करें तो कितना होता है इसका मोटाई 0 आपका 35 mm से आपका 0.50 mm तक होती है। और लेमिनेशन जो इसका किया जाता है इसलिए किया जाता है कि जो ईडे करंट लॉस है वो कम हो सके। तो ये आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें यहाँ पर पूछा गया है कि 4 पोल लैप वाइंडिंग दृष्टिधारा शंट जनित्र में 220 वोल्ट फेरों की आर्मेचर कुंडली है जिसमें प्रत्येक 0.004 ओम की है, तो आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो यहाँ पर 0.004 दिया गया, ये इसमें क्या दिया गया एक टर्न का प्रतिरोध का यहाँ पर मान दिया गया है। तो हम प्रति समांतर पथ यहाँ पर प्रतिरोध का निकालेंगे। तो ये आप क्या होगा ऊपर जो यहाँ पर दिया गया है इसमें हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना देंगे 4 पोल दिया गया तो हम 55 से कर देंगे। कितना से साथियों 55 से कर देंगे तो 55 गुणे आपका 0.004 हो जाएगा। तो इसको आप जब गुणा करेंगे तो ये आपका 24 और यहाँ पर 2 मतलब 0.220 आपका ओम आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कुल आर्मेचर प्रतिरोध निकालेंगे। तो देखिए कुल आर्मेचर प्रतिरोध हम निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है कुल आर्मेचर प्रतिरोध का कि प्रति समांतर पथ परिपथ अपान समांतर पथों की संख्या। तो देखिए प्रति समांतर पथ प्रतिरोध जो अभी हमने निकाला है कितना आया था 0.220 आया था, मतलब कि 0.220 आया था ओम में आया था बटे समांतर पथों की संख्या। तो समांतर पथों की संख्या कितना दिया गया तो 4 यहाँ पर दिया गया है। तो जब इसको आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, जब आप इसको भाग दीजिए तो ये आपका कितना जा रहा है 4 × 25 20 और ये आपका 5 55 आएगा, मतलब कि 0.055 ओम आ जाएगा। ये आप ध्यान रखिए इतना आपका आना चाहिए। अब इसमें हमारा मैच कौन सा कर रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मैच ऑप्शन नंबर डी कह रहा है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को।
जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि एक दिक् परिवर्तक के खंडों की संख्या खाली स्थान की संख्या के बराबर होती है, मतलब कि किस संख्या के बराबर होती है। देखिए साथियों, एक कम्यूटेटर में खंडों की संख्या जो होती है आर्मेचर कुंडली के बराबर होती है। किसके? आर्मेचर कुंडली के बराबर होती है। एक पॉइंट और भी नोट कर लीजिएगा कि जो डीसी मशीन होता है उसमें आर्मेचर उसका घूमने वाला भाग ही होता है। इसको ध्यान रखिए, बहुत सारे छात्र पूछते हैं, जिसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।